तो बेटा आज का अपना सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है हिस्ट्री का। इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर में मेन चैप्टर की स्टार्टिंग है, ठीक है। इस स्टार्टिंग में हम मेन 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक अपना क्या होगा, हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी केम एंड एक्सपेंडेड। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई और कैसे वो एक्सपेंड हुई हमारे इंडिया में, कैसे उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया को अपना कंट्रोल किया, ठीक है। मेन फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ऑफ प्लासी वो बैटल था जहां से मेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया था इंडिया में रूल करने के लिए, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है जो इस टॉपिक में आज वाले में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इन 3 टॉपिक से हमें ये पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरह से ज्यादा पावरफुल हुई थी हमारे इंडिया में, किस तरह से उसने प्रॉपर तरीके से अपने इंडिया में रूल करना शुरू किया था। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रो के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का, उसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। इंट्रो। देखो कि हजारों सालों तक हमारा जो इंडिया है वो अदर वर्ल्ड से सेपरेटेड था, अलग था। हमारे इंडिया में कोई भी अटैक करने के लिए आता तो वो आता था लैंड के थ्रू। किसके थ्रू? लैंड रूट के थ्रू, जमीन के रास्ते के थ्रू। तो हमारे आसपास के जो कंट्रीज है, अफगानिस्तान है, चाइना है, म्यांमार है, श्रीलंका है, तो तुर्किस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये जो आसपास के कंट्रीज है, यहाँ से तो लोग लैंड से यहाँ पे आ जाते थे। लेकिन अमेरिका है, यूरोप है, जो अपने से दूर कॉन्टिनेंट्स है, अफ्रीका है, वो लोग हमारे इंडिया में कैसे आए? तो सबसे पहले 1498 में एक पोर्चुगीज सेलर था, SAILOR सेलर कौन होता है? जो समुद्र के अंदर ट्रेवल करता है और ट्रेड करता है, ठीक है। तो पोर्चुगीज सेलर था जिसका नाम था वास्को ड गामा। क्या नाम था इसका? वास्को ड गामा नाम था इसका। तो 1498 में पोर्चुगीज सेलर वास्को ड गामा ने हमारे इंडिया के लिए सी रूट डिस्कवर किया था। कौन सा रूट डिस्कवर किया था? सी रूट, कि भाई समुद्र के रास्ते से हम इंडिया में कैसे जा सकते हैं। उस रास्ते को डिस्कवर किसने किया था? वास्को ड गामा ने डिस्कवर किया था। आई बात समझ में? 1498 में। और ये सबसे पहले हमारे इंडिया में कर्नाटक में आया था। कर्नाटक के केलिकट पोर्ट है। कर्नाटक में कौन सा पोर्ट है? केलिकट नाम से एक पोर्ट है। वहां पर सबसे पहले वास्को ड गामा है, उसने अपनी जहाज उतारी थी, वहां पर लैंड हुआ था। ये आई बात समझ में? और यहां पर आने के बाद में इसने अपने मुंबई है, गोवा है, इन जगहों पर अपना कंट्रोल करना है वो शुरू कर दिया था। और वास्को ड गामा आया, उसने सी रूट को डिस्कवर कर लिया। अब सब लोगों को पता चल गया कि भाई इंडिया में सी रूट के थ्रू जाने का रास्ता कौन सा है। क्लियर। इसके बाद में अपने यहां पे आए डच। कौन है? डच मेन थे सेलोन के। डच ऑफ मेन कहां से थे? सिलोन नाम से एक जगह है, एक कंट्री है, वहां से थे ये। और इन्होंने गोवा को अपना सेंटर बनाया। किसको अपना सेंटर बनाया? गोवा। ये आए और गोवा में अपना ट्रेड है वो एस्टेब्लिश कर लिया उन्होंने,
यहाँ से काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये कंपनियां हमारे इंडिया में क्यों आती थी? आपको एक बात मैं बता दूं कि उस टाइम पर हमारा जो इंडिया है और हमारे इंडिया के जो आसपास के आइलैंड है, स्पाइसेस जानते हो आप लोग? स्पाइसेस, SPICES, स्पाइसेस जानते हो किसको बोलते हैं? मसाले। किसको बोलते हैं? मसाले। तो हमारा इंडिया और आसपास के जो हमारे आइलैंड थे, ये स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। पूरी दुनिया में सारे के सारे स्पाइसेस वो हमारे यहाँ पे ही होते थे। आई बात समझ में? और इन स्पाइसेस की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड थी। ऐसे मान लो आप लोग यहाँ से 100 रुपीज़ का कोई मसाला लेके जाते तो वो 400 रुपये में बिकता था यूरोप और अदर कंट्रीज़ में। 400 गुना उनको कीमत मिलती थी उसकी, 400% उनको एक्स्ट्रा मिलते थे उसके। 1 रुपये के कितने रुपए मिलते थे उनको? 4 रुपये मिलते थे। इतना ज़्यादा डिमांड थी हमारे इंडियन स्पाइसेस की उस टाइम पर। तो हमारे इंडिया में मेन वो स्पाइसेस के लिए किन किन चीज़ों के लिए आते थे? वो स्पाइसेस, कॉटन, जूट, सिल्क और इंडिगो। स्पाइसेस मसाले के लिए आते थे। पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉटन हमारे इंडिया में होती थी। कॉटन के लिए आते थे। सिल्क का कपड़ा, कुकून जानते हो आप लोग? लार्वा होता है। बटरफ्लाई जानते हो ना सारे के सारे? वो बटरफ्लाई बनने से पहले लार्वा होता है जो अपने आप को एक कुकून बना लेता है, उससे बनता है सिल्क। और एक इंडिगो। इंडिगो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होती थी। नील बोलते हैं जिसको, नील की खेती होती थी। कपड़ों में देने वाली आती है ना इंडिगो, उससे और भी कई सारे आइटम बनते थे। कलर वगैरह फूड इंडस्ट्री में बहुत काम आती थी। तो उस इंडिगो, ये 4 आइटम मेन, इनके लिए ट्रेड करने के लिए हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कंट्री से, डच है, पोर्चुगीज़ है, फ्रांस के लोग हैं, ब्रिटिशर्स है, वो मेन इन सब चीज़ों के लिए आए थे। आई बात समझ में आप लोगों को? बाद में फ्रेंच आए। बाद में कौन है? फ्रेंच। फिर आए फ्रेंच। फ्रेंच है, उन्होंने हमारे इंडिया में पौंडीचेरी, एक तो पौंडीचेरी और एक चंद्रनागौर। फ्रेंच है, उन्होंने पौंडीचेरी और चंद्रनागौर, ये 2 जगह है, इनको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। क्लियर? और सबसे लास्ट में फिर आए अपने ब्रिटिशर। ब्रिटिशर्स है, एंड ब्रिटिशर्स ने डच को, फ्रेंच को, पोर्चुगीज को, सबको हराकर इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया अपना। ठीक है? तो ये थी इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस तरीके से ब्रिटिशर्स है वो हमारे इंडिया में आए। अब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है वो बताता हूं मैं आप लोगों को। ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों कहा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखो बताता हूं मैं आपको। ये अपना वर्ल्ड का मैप है। किसका मैप है? वर्ल्ड का। हमारे वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स है, राइट? ये वर्ल्ड है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 0 डिग्री वाली लाइन जिसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और ये 0 डिग्री वाली लाइन जिसको बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये है अपना एशिया, यहाँ पर एशिया के नीचे यहाँ पे है अफ्रीका, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है साउथ अमेरिका, और सबसे लास्ट में है अंटार्कटिका। आई बात समझ में? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला 0 डिग्री के ऊपर वाला, इक्वेटर के ऊपर वाला, इसको बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। और जो इक्वेटर उसके नीचे वाले इस वाले पोर्शन को बोलते हैं साउथ। क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। जो ये 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है, इस वाले एरिया को बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट।
और 0 डिग्री के इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? वेस्ट। आई बात समझ में? अब जो ये यूरोप के जो लोग हैं वो इस तरफ आए थे, इंडिया अपना यहाँ पे है। कहाँ इंडिया? ये अपना इंडिया है। इंडिया कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? ईस्ट। इंडिया में आने वाले थे इसलिए नाम पड़ा इसका इंडिया। और ये कंपनी थी। कंपनी का मतलब क्या होता है? जो लेन देन का काम करती है, ट्रेड करती है, व्यापार करती है और अर्न करती है, पैसे कमाती है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे बात समझ में? ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों पड़ा? अच्छे से आ गई समझ में? तो इसलिए इस कंपनी का क्या नाम पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा। क्लियर? अब देखो क्या है कि हमारे इंडिया में जो डच है, जो फ्रेंच है, डच और फ्रेंच पीपल है, वो स्पाइसेस को बहुत ज़्यादा बेच रहे थे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। डच है, पोर्चुगीज है, फ्रेंच है, ये स्पाइसेस को सेल करके एक बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ये बात है वो यूरोप से देखी नहीं गई। यूरोप में भी कहाँ? लंदन। यूरोप में भी कहाँ? लंदन। वहां पे देखी नहीं गई ये बात। तो एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट, ये कौन थी? इंग्लैंड की क्वीन। कौन थी? क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड की क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट। अब एलिजाबेथ फर्स्ट ने ये बोला कि अपने ट्रेडर्स को, किसको? अपने ट्रेडर को, अपने व्यापारियों को, कि डच और फ्रेंच के जो लोग हैं वो बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर वही सारा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे तो फिर हम लोगों को तो वो दबा देंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा, हमें भी प्रॉफिट अर्न करना है। तो आप लोग इंडिया में जाओ, उनको ख़त्म करो और आप वहाँ पे अपना व्यापार करना, अपना ट्रेड करना शुरू करो। आई बात समझ में आप लोगों को? तो फिर क्या किया कि डच की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है, उसने इशूड रॉयल फरमान, उसने एक रॉयल आदेश जारी किया। क्या जारी किया? रॉयल आदेश, शाही आदेश जारी किया। एंड फॉर्म्ड कंपनी इन 1600 CE। रॉयल आदेश जारी कर दिया और आदेश जारी होते ही एक कंपनी बनी। उस कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी कब बनाई गई? 1600 में। कब बनाई गई? 1600 में। और इस समय हमारे इंडिया में रूल था अकबर का। किसका रूल था? अकबर का रूल था। अकबर के बारे में सब जानते हो ना? मुगल एम्पर अकबर, 7th क्लास में आपके SST की हिस्ट्री की बुक में आया हुआ है। तो अकबर का रूल था उस समय। अब एक बात बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हमारे इंडिया में आई, हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, तो उस नई जगह पर क्या हम डायरेक्टली वहां पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं क्या? पहले वहां के लोगों से मित्रता बनानी पड़ती है, फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, ठीक है, उनको अपने झांसे में लेना पड़ता है, उनको पुचकारना पड़ता है, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। और बाद में जब उनको विश्वास हो जाए हाँ ये अपने साथ में है, तो उनको लात मार के बाहर कर दो। आई बात समझ में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही किया। सबसे पहले इट वर्क इन कॉम्बैट विथ डच एंड फ्रांस। इसने डच और फ्रेंच के साथ में कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है मिलकर काम किया। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? मिलकर काम किया इसने डच और फ्रेंच के साथ में। और फिर 17th एंड 18th सेंचुरी के बाद में फिर क्या हुआ? 17th और 18th सेंचुरी के बाद में वॉयलेंटली, मतलब जोर जबरदस्ती करके, छीना छपटी करके, मार काट से कैसे भी करके इसने सारा का सारा ट्रेड है वो अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया और डच और फ्रेंच है उनको भगा दिया इंडिया में जो ट्रेड कर रहे थे उनसे। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आई क्या बात समझ में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो ये था अपना ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरीके से एक्सपेंड हुई।
सबसे पहले उन्होंने अपना मेन जो सेंटर है वो कहाँ पे ओपन किया? तो सबसे पहले फैक्ट्री है वो उन्होंने सूरत में लगाई थी। कहाँ पे? सूरत में 1616 में सबसे पहली फैक्ट्री इनकी सूरत में लगी थी, 1616 में लगी थी। अब हम देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में कि सबसे पहले उन्होंने कहाँ से रूल करना शुरू किया था। सबसे पहले इन्होंने कहां से रूल करना शुरू किया था? तो वो जगह थी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल। कहां से शुरू किया था इन्होंने? बंगाल से शुरू किया था। तो बंगाल में कैसे क्या किया इन्होंने? अब देखो 1651 में बंगाल में एक रिवर, अगर आपने सुना है, रिवर हुगली। कौन सी रिवर है ये? हुगली रिवर कहां से आई? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये है यूपी। ये क्या है? यूपी। यूपी के पास में है बिहार। क्या है? यहां पे नीचे है झारखंड और फिर यहां पे है बंगाल। कौन सा बंगाल है? वेस्ट बंगाल। ठीक है। गंगा रिवर के बारे में जानते हो आप लोग? कौन सी रिवर? गंगा रिवर। गंगा रिवर यूपी बिहार से फ्लो करती हुई वेस्ट बंगाल में एंटर होती है। यहां पे गंगा रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। जो एक पार्ट है उसको तो बोलते हैं फरक्का। क्या बोलते हैं? फरक्का। और एक पार्ट को बोलते हैं हुगली। क्या बोलते हैं? हुगली। एक पार्ट को तो बोलते हैं फरक्का और एक पार्ट को क्या बोलते हैं? हुगली रिवर बोलते हैं। तो ये हुगली रिवर वो कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। कहां है? वेस्ट बंगाल में। तो 1651 में जो रिवर हुगली है, यहां पर पहली इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी। कौन सी फैक्ट्री बनी थी? फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, जो प्रॉपर तरीके से रन होने वाली थी, इनकी प्रॉपर तरीके से चलने वाली फैक्ट्री है, वो उस टाइम पर बनी थी। और जो ट्रेडर है, ट्रेडर को बोलते हैं व्यापारी। ट्रेडर को क्या बोलते हैं? व्यापारी। तो आज के टाइम पर तो ट्रेडर को व्यापारी बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पर क्या बोलते थे ट्रेडर को? ट्रेडर्स वर कॉल्ड फैक्टर्स। क्या बोलते थे? ट्रेडर्स को क्या बोलते थे? फैक्टर्स बोलते थे। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो ये था। इसके बाद में क्या हुआ कि दे ब्राइब्ड। ब्राइब का मतलब होता है घूस देना। ब्राइब का मतलब क्या होता है? घूस देना, रिश्वत देना। कभी दिए किसी को रिश्वत है? पापा के साथ में बाइक पे बैठ के जा रहे हो, रास्ते में कोई पुलिस वाला मिल गया, उसने बाइक रोक ली, रुक जा रुक जा। पापा ने चुपके से 100 का नोट निकाल के पुलिस वाले भैया को दिया, साहब जाने दो। हुआ है क्या कभी ऐसा? नहीं हुआ? मैंने तो बहुत बार दी है। अब देखो आगे, दे ब्राइब्ड मुगल ऑफिसर्स। दे ब्राइब्ड मुगल ऑफिसर्स। उन्होंने मुगल ऑफिसर्स को ब्राइब दी, रिश्वत दी। एंड टुक कंट्रोल ओवर 3 विलेजेस। और उन्होंने 3 विलेज, 3 गांव बड़े बड़े, उन पर कंट्रोल कर लिया। जिसमें से एक गांव है जिसका नाम था, उस टाइम पर केलिकता बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? उस टाइम पर केलिकता बोलते थे। नाउ नोन एज केलकट्टा। आज उसको किस नाम से जानते हैं? केलकट्टा। अभी तो कोलकाता बोलते हैं। केलिकट्टा नाम से एक गांव था, मेन इंपोर्टेंट गांव था, वहां पे उन्होंने कंट्रोल लिया, जिसको बाद में कलकत्ता, केलकट्टा के नाम से जाना गया था। आई बात समझ में? कलकत्ता तो सुना है सब लोगों ने। कलकत्ता गए हो? हावड़ा ब्रिज है वहां पे, बहुत बड़ा ब्रिज है। तो केलिकट्टा के नाम से जाना गया। और बाद में दे ब्राइब्ड औरंगजेब टू कंडक्ट ड्यूटी फ्री बिजनेस। औरंगजेब को भी नहीं छोड़ा। औरंगजेब के बारे में जानते हो क्या? लास्ट मुगल एम्परर। औरंगजेब कौन है? लास्ट मुगल एम्परर। जो मुगल है उसमें सबसे पहले आया था बाबर, बाबर के बाद में आया था हुमायूं, हुमायूं के बाद में आया था अकबर,
अकबर के बाद में आया था शाहजहां और जहांगीर, जहांगीर के बाद में आया था शाहजहां, और शाहजहां के बाद में लास्ट में कौन आया था? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में मुगल खत्म नहीं हुए थे, बाद में जो मुगल थे उनको लेटर मुगल्स नाम दिया गया था। क्लियर? तो औरंगजेब को भी उन्होंने रिश्वत दी। औरंगजेब भी बहुत पावरफुल राजा था। उन्होंने औरंगजेब को रिश्वत क्यों दी? औरंगजेब तो खुद राजा था, पूरे इंडिया पर उसका कंट्रोल था, उसको रिश्वत की क्या जरूरत पड़ी? तो औरंगजेब को उन्होंने रिश्वत देके अपना जो बिजनेस है वो ड्यूटी फ्री करवा लिया। ड्यूटी फ्री का मतलब क्या था? टैक्स फ्री करवा लिया। उस टाइम पर कोई भी आदमी बिजनेस करता तो जितने रुपए का उसका बिजनेस होता उसका एक पार्ट है वो जहां पे बिजनेस करता वहां के राजा को उसको देना पड़ता था। ठीक है? उन्होंने औरंगजेब को रिश्वत दे दी, बोलिए हम बंगाल में अब ड्यूटी पे नहीं करेंगे, अब हम टैक्स नहीं देंगे, हमारे का टैक्स हटा दो। तो औरंगजेब ने भी रॉयल फरमान जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी कोई टैक्स कोई भी ड्यूटी नहीं देगी। अब ब्रिटिशर तो आजाद हो गए कि भाई अब हमें ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही है, ये तो हो गया गवर्नमेंट की तरफ से काम। लेकिन अगर वो प्राइवेट काम करते तो उनको ड्यूटी देनी पड़ रही थी। तो बंगाल है, देखो कहीं पे राजा को सुल्तान बोलते हैं, कहीं पे राजा को राजा बोलते हैं। बंगाल में जो राजा था उसको बोलते थे नवाब। क्या बोलते थे? नवाब, जो पूरे बंगाल को संभालता था। अब औरंगजेब, ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब को मना कर दिया, अब हम आपको पैसे वैसे नहीं देंगे। तो बंगाल का नवाब हो गया नाराज। बंगाल का नवाब बोला ऐसे कैसे पैसे नहीं दोगे? औरंगजेब से नाराजगी है, गवर्नमेंट का आदेश है तो गवर्नमेंट के पैसे मत दो, हमारे तो पैसे हम लेंगे। तो इस तरीके के, इस वजह से नवाब एंड ब्रिटिशर, इन दोनों के बीच में क्या हो गई? लड़ाई। नवाब और ब्रिटिशर, इन दोनों के बीच में क्या हो गई? लड़ाई। अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लग गए, गुस्सा हो गए। नवाब ने सोचा कि ब्रिटिशर्स को कैसे न कैसे करके सबक सिखाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो जो ट्रेड है, जो व्यापार कर रहे थे, अब वो व्यापार किस में कन्वर्ट हो गया? बेटल में। ट्रेड अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? बेटल में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ वो देखते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई भी चीज समझ में नहीं है तो बता देना आप लोग, ठीक? तो हम क्या पढ़ रहे थे? हाउ ट्रेड लीड्स टू बेटल। भाई ब्रिटिशर्स है वो ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, राइट? लेकिन ये ट्रेड बेटल में कैसे बदला, लड़ाई में कैसे कन्वर्ट हुआ, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, कि सबसे पहली चीज क्या हुआ? औरंगजेब की डेथ हो गई। लास्ट मुगल एम्परर था। कौन था? लास्ट मुगल एम्परर। क्यों? इसके बाद में जो भी मुगल आए उनको लेटर मुगल नाम दिया गया। क्या नाम था उनका? लेटर मुगल्स नाम था उनका। तो औरंगजेब की डेथ हो गई, एक बड़ा पावरफुल राजा है वो खत्म हो गया। अब पावरफुल राजा खत्म हो गया तो छोटे छोटे जो राज्य बने थे उनके अंदर जो लोग थे उन्होंने अपने आप को राजा बना दिया। उनके जो हेड थे छोटे छोटे राज्यों के, उनके हेड ने अपने आप को वहाँ का राजा डिक्लेयर कर दिया। तो आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, औरंगजेब की डेथ के बाद में नवाब ऑफ बंगाल asserted his authority। अब क्या हुआ? औरंगजेब की डेथ हो गई, बंगाल का नवाब है, बंगाल का जो राजा था उसने अपने आप को वहां पे बोल दिया कि अब मैं ही राजा हूं यहाँ का, कोई औरंगजेब है वो मेरे ऊपर रूल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब मर गया था। तो बंगाल के ऊपर उसने अपना कंट्रोल कर लिया। और उस समय बंगाल में कौन है वो व्यापार कर रहा था, ट्रेड कौन कर रहा था? बंगाल में ट्रेड कौन कर रहा था? जो बंगाल के नवाब ने वहां पे अपना हेड कंट्रोल है वो एस्टेब्लिश कर लिया। उस समय बंगाल पे व्यापार कौन कर रहा था? बंगाल में कौन पावरफुल था बताओ? ब्रिटिशर। कौन था? ब्रिटिशर। तो अब बंगाल के नवाब ने अपनी अथॉरिटी वहां पे असर्ट कर दी, तो ब्रिटिशर्स नाराज हो गए इससे। तो अब क्या हुआ? उस समय 3 इंपोर्टेंट वहां पे
एक के बाद में एक नवाब आए थे। कौन कौन थे? एक तो था मुर्शीद कुली खान, एक तो था मुर्शीद कुली खान, एक था अलीवर्दी खान और एक था सिराजुद्दौला है। ये तीन नवाब थे जो बंगाल में एक के बाद में एक आए। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ये तीनों के तीनों जो खान है ये बहुत पावरफुल थे। पावरफुल इन द सेंस कि इनके पास में एक तो बड़ा कंट्रोल था, इनके पास में एक बड़ी आर्मी थी। इसकी वजह से ये ब्रिटिशर्स को इजीली अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दे रहे थे और ब्रिटिशर्स वो इस चीज़ से नाराज थे। अब ब्रिटिशर की एक पॉलिसी थी कि अगर सीधे तरीके से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लो। ये तो सब जानते ही हैं, सब यही करते हैं कि भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी। भाई घी में अपन सीधी उंगली डालते हैं तो घी निकलता है क्या उंगली पे? नहीं, उंगली को टेढ़ी कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा घी अटक के निकल जाता है उसमें, राइट? तो ये उनकी पॉलिसी थी। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर और नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ब्रिटिशर एंड सिराज, ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लड़ाई हुई, उसकी वजह से लीड टू मिलिट्री एक्शंस। इसकी वजह से क्या है? मिलिट्री एक्शंस। मतलब दोनों तरफ की जो आर्मी है, ब्रिटिशर की आर्मी और सिराज की आर्मी, दोनों आर्मियों के बीच में क्या हुआ? बैटल हुआ। आई बात समझ में आप लोगों को? दोनों के बीच में लड़ाई हुई एंड लीड टू बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ, और इसकी वजह से एक फेमस बैटल है बैटल ऑफ प्लासी, वो लड़ा गया। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी क्या था, किस तरीके से इसमें बैटल हुआ था और ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से बंगाल के नवाब को हराया था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, इसके बारे में देखते हैं। तो जून 23, 1757, जून 23, 1757, 23 जून 1757 की सुबह सिराजुद्दौला जैसे उठा, ब्रिटिशर उसके सामने बंदूक लेके खड़े थे। चल खाली कर बंगाल को, तेरा राज नहीं है अब यहाँ पे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है, लड़ाई होती है तब। मूवी में हम देखें ना, एक तरफ ब्रिटिशर की आर्मी खड़ी है, एक तरफ सिराजुद्दौला की आर्मी खड़ी है। उधर से ब्रिटिशर का हेड था रॉबर्ट क्लाइव और इधर से सिराजुद्दौला, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं तुम लोग बंगाल को छोड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? ब्रिटिशर बोलते नहीं जाएंगे। कि तुम लोग जाओ। तो सिराज बोलता है हमारा तो बंगाल है, हम क्यों छोड़ के जाए, तुम तो बाहर से आए हो, तुम लोग जाओ। तो ब्रिटिशर बोले हम बाहर से आए लेकिन हम आपको कंट्रोल करके आपके ऊपर रूल करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। इस वजह से इनके बीच में बैटल हुआ। तो जून 23, 1757 को गवर्नर जनरल था बंगाल का, गवर्नर जनरल का मतलब होता है ब्रिटिशर के टाइम पर जो गवर्नर जनरल होता था वो उस जगह की सबसे बड़ा हेड होता था। उस जगह का क्या होता था? सबसे बड़ा हेड होता था। देखो आपको बता दूं, ब्रिटिशर का फर्स्ट गवर्नर जनरल, ब्रिटिशर का पहला गवर्नर जनरल वो कौन था? वारेन हास्टिंग। कौन था? वारेन
हास्टिंग। ये पहला गवर्नर जनरल था ब्रिटिशर्स का। आई बात समझ में आप लोगों को? तो गवर्नर जनरल था वहां का रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये गवर्नर जनरल था यहां का। इसने क्या किया? बंगाल के नवाब को डिफीट कर दिया। डिफीटेड नवाब। कौन से नवाब को डिफीट किया? बताओ तो कौन से नवाब को डिफीट किया? कौन से नवाब को डिफीट किया? कौन से नवाब को डिफीट किया? सिराजुद्दौला को। किसको? सिराजुद्दौला को विद हेल्प ऑफ अली खान। अली खान की मदद से। किसकी मदद से? अली खान की मदद से उसने बंगाल के नवाब सिराज को हरा दिया। देखो मैं आपको इसमें एक बात और बताता हूं कि हमारी इंडियंस की सबसे बड़ी कमी यही थी, थोड़े से पैसे के लालच में वो लोग दुश्मन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते थे। पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 और 1192 को 2 बैटल हुए थे। इन बैटल का क्या नाम था? बैटल ऑफ तराइन। क्या नाम था? बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और बैटल ऑफ तराइन सेकंड, 2 बैटल हुए थे। पढ़ा आपने इसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान पहले बैटल में जीत गया था, मोहम्मद गोरी हार गया था। और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा नहीं, मोहम्मद गोरी को बोला जा जी ले अपनी जिंदगी। ये पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी। फिर 1192 में वो और बड़ी आर्मी लेकर मोहम्मद गोरी वापस आया, पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब दूसरी बार में पृथ्वीराज चौहान कैसे हारा? धोखे की वजह से, ड्यू टू बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा। पृथ्वीराज चौहान के ही निजी आदमी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, मोहम्मद गोरी का साथ दिया और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इंसान है वो धोखे से हारता है। किससे हारता है? धोखे से हारता है। वरना हमारे इंडियंस में बहुत ताकत थी, लेकिन कमी थी, हमारे लोग थोड़े से पैसे के लालच में धोखा दे देते थे। ये सबसे बड़ी कमी थी। और हमारी बात नहीं है, आप कहीं पे भी देख लो, पैसे के लालच में आपको धोखा देने वाले कहीं ना कहीं हर जगह पे मिल ही जाएंगे। क्यों? आपने भी 10, 20, 50 रुपए के लिए किसी को धोखा दिया है क्या? दोस्त को नहीं दिया? कोई बात नहीं। अब देखो क्या हुआ, ये बैटल कहां हुआ था? ये बैटल प्लासी नाम की जगह पर हुआ था। बैटल टुक प्लेस एट प्लासी। उस समय इसको पलासी कहा जाता था। उस समय इसको क्या कहा जाता था? पलासी कहा जाता था। फिर प्लासी बन गया ये। तो प्लासी नाम से जगह है, वहां पर हुआ था। ये प्लासी कहां पर है? हुगली नदी है उसके किनारे पर। कहां पर है? हुगली नदी के किनारे पर है। कलकत्ता से नॉर्थ साइड में 150 किलोमीटर आगे है, नॉर्थ ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता से तो 150 किलोमीटर आगे नॉर्थ में है एंड साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद। ये लिखने का रीजन क्या है? कलकत्ता से 150 किलोमीटर नॉर्थ में है और मुर्शिदाबाद नाम से एक जगह है वहां पे साउथ में है उसके। ठीक है। ये लिखने का रीजन ये कि उस समय मुर्शिदाबाद कलकत्ता की कैपिटल थी। मुर्शिदाबाद कलकत्ता की कैपिटल थी। तो ये क्या थी? कैपिटल ऑफ बंगाल। सॉरी, कलकत्ता की नहीं, बंगाल की कैपिटल थी ये। मुर्शिदाबाद कहां की कैपिटल थी? बंगाल की कैपिटल थी। क्लियर? अभी बंगाल की कैपिटल क्या है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता ही होगी वेस्ट बंगाल की कैपिटल। चलो आगे देखो। फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि ये बैटल होने का कारण क्या था? अब देखो क्या है, ब्रिटिशर्स है वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल है वो फैला रहे थे। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि अगर हमें ज्यादा जगह को कंट्रोल करना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि जो ये लोग हैं इन छोटे छोटे गांव को जिन्होंने अलग अलग रहते हैं, अगर हम छोटे छोटे गांवों पर कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास में बड़ा एरिया होगा और हमें रजा पर या नवाब पर अटैक करने में आसानी होगी। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, छोटे छोटे गांवों को अपने अंडर कंट्रोल में लेना, जो ट्रेड है उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था और इसको नाम दिया गया फोर्टिफिकेशन। क्या नाम था इसका? फोर्टिफिकेशन। तो जो नवाब, कौन सा नवाब? सिराजुद्दौला। कौन सा नवाब? सिराजुद्दौला। उस नवाब ने ऑर्डर दिया टू एंड फोर्टिफिकेशन। कि ये जो फोर्टिफिकेशन है, ये आप लोग जो धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हो ना, इस फोर्टिफिकेशन को खत्म करो भैया। ब्रिटिशर चिढ़ गए इस बात से, ऐसे कैसे खत्म करें, हम तो पूरा बंगाल कंट्रोल करने वाले हैं, तुम लोग हमें मना कर रहे हो बंगाल कंट्रोल करने से, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो फिर क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव है उसने ब्राइब्ड मीर जाफर, उसने मीर जाफर को खरीद लिया, घूस दी। उसको कैसे लालच में लिया, देख मीर जाफर तू हमारा साथ दे, हम तेरे को पैसा तो देंगे ही देंगे, अगर हमें जीता दिया तूने तो हम लोग जीतने के बाद में सिराजुद्दौला को तो भगा देंगे और तेरे को यहाँ का नवाब बना देंगे बंगाल का। अब मीर जाफर ने ये नहीं सोचा कि ब्रिटिशर उसको अगर नवाब बनाएंगे तो उसको तो ब्रिटिशर के अंडर में रह के काम करना पड़ेगा, ब्रिटिशर की है बात माननी पड़ेगी। बट मीर जाफर आ गया लालच में और उसने ब्रिटिशर का साथ दिया। अब ये मीर जाफर था कौन? मीर जाफर था कौन? तो मीर जाफर है वो कमांडर इन चीफ था। कौन था? कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी। जो नवाब की आर्मी है, सेना है, उसका कमांडर था। मतलब पूरी सेना को डायरेक्शन देने वाला, उसको संभालने वाला आदमी कौन था? मीर जाफर। सिराज की आर्मी को यही संभालता था, पूरी की पूरी आर्मी इसके अंडर कंट्रोल में थी। अब आर्मी को कंट्रोल करने वाला आदमी ही सिराज के पास में नहीं होगा तो क्या सिराज बैटल जीत पाएगा? क्या नहीं, कैसे जीत पाएगा? आज अपनी आर्मी का हेड है, अपनी इंडिया की आर्मी का, वही अगर अपने साथ नहीं होगा तो अपनी आर्मी को कैसे लड़ना है, कहां जाना है, कैसे करना है, ये सब कोई नहीं बता पाएगा ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और इस तरीके से सिराज वॉज डिफीटेड। सिराज है वो हार गया, सिराज है वो हार गया और ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। आई बात समझ में आपको ये वाली? तो ये थी अपने बैटल ऑफ प्लासी की बात। अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की, कि भाई बैटल ऑफ प्लासी के बाद में बैटल हुआ जिसका क्या नाम था? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर इसके बारे में हम देखते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? अक्टूबर 22, 1764 में। कब हुआ था? अक्टूबर 22, 1764। दिवाली का सा टाइम था, टाइम दिवाली का सा, इस टाइम पर से आती है दिवाली, अक्टूबर लास्ट में, नवंबर की स्टार्टिंग में। और ब्रिटिशर्स ने हमारा क्या निकाल दिया था? दिवाला निकाल दिया था। आई बात समझ में? तो अक्टूबर 22, 1764 को हमें शांति से दिवाली नहीं मनाने दी थी ब्रिटिशर्स ने। तो ये हुआ था बिटवीन ब्रिटिशर की तरफ से कौन था? ब्रिटिशर की तरफ से था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ब्रिटिशर की तरफ से तो था हेक्टर मुनरो वर्सेस। अब इनके सामने कौन कौन था? ब्रिटिशर के सामने
कौन कौन था तो वो देखना आप लोग। सबसे पहले तो था मीर कासिम। सबसे पहले कौन था? मीर कासिम। उस समय था ये बंगाल का नवाब। क्या था बंगाल का? बंगाल का नवाब था। उसके बाद में थे अवध के नवाब सोजुदुल्ला, नवाब ऑफ अवध, जिसका नाम था सोज उद दुल्ला। और फिर तीसरे नंबर पे था मुगल एम्परर, मुगल एम्परर शाह आलम। देखो आपको मैंने एक बात बताई, औरंगजेब के मरने के बाद में मुगल्स खत्म हो गए थे। खत्म होने का मतलब है औरंगजेब ने जिस तरीके से औरंगजेब तक पूरे इंडिया पे कंट्रोल था, वो कंट्रोल अब केवल थोड़ी सी जगह पे रह गया था। और औरंगजेब के बाद में जो मुगल आए उनका क्या नाम पड़ा? लेटर मुगल्स। क्या नाम था? लेटर मुगल्स नाम था। और ये शाह आलम वही एक लेटर मुगल था। ठीक है, मुगलों का राजा था जिसका नाम था शाह आलम। शाह आलम अवध का नवाब सोजुद्दौला, वो सिराज था, ये सोज है, सोजुद्दौला और मीर कासिम बंगाल का नवाब। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर की तरफ से हेक्टर मुनरो है उसके साथ में लड़ाई की। किससे? हेक्टर मुनरो के साथ में। अपने वाले तो तलवार लेके भागते थे और ब्रिटिशर वहां से गोली चलाते थे। बताओ कौन जीतेगा? ब्रिटिशर ही जीतेंगे भाई, सीधी सी बात है। अपने वाले तलवार लेके उन तक पहुंचते उससे पहले तो उनसे उनकी गोली से अपना सिर उठ जाता था। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये बैटल हुआ था। ब्रिटिशर्स के पास में बंदूकें थी, अपने वालों के पास में स्वॉर्ड्स, तलवारें थी। इस वजह से ये एक खतरनाक वाला मतलब हो गया था अपने साथ में। ये बैटल है ये बक्सर में हुआ था। 8 बक्सर, बक्सर नाम से जगह है वहां पे हुआ था। और ये गंगा नदी के किनारे पर है। कहां पर थी? ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन बिहार। बक्सर है वो कहां पे है? बिहार में। बिहार में गंगा नदी, मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल में गंगा नदी एंटर होने के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फरक्का और हुगली। बिहार में तो उसका नाम गंगा ही है। बिहार में क्या नाम है? गंगा। तो गंगा नदी के किनारे पर बक्सर नाम से जगह बिहार में है। ये कहां पे है? बिहार में। पटना से 135 किलोमीटर आगे है। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। पटना से 135 किलोमीटर आगे है बक्सर नाम से जगह, वहां पर यह बैटल हुआ था। और 1765 में ब्रिटिशर्स वोन। ब्रिटिशर्स वो क्या हो गए? जीत गए। ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्परर शाह आलम के साथ में इलाहाबाद की कोई ट्रीटी कर रखी थी, समझौता हो रखा था, और वो ट्रीटी है वो एंड हो गई। ब्रिटिशर्स वोन एंड एंडेड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। समझौता किस तरीके से कि भाई ब्रिटिशर्स ने कहा होगा कि भाई हम लोग इलाहाबाद में एंटर नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग अपना इलाहाबाद संभालो। तो वो ट्रीटी है वो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दी? खत्म कर दी। क्लियर? अब ये ट्रीटी खत्म होने के बाद में पूरे इंडिया में सबको एक बात तो समझ में आ गई कि ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल है, उनको हराना इतना इजी नहीं है। और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपना एम्पायर वो एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने अपने एम्पायर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए पॉलिसी काम में ली। कौन सी पॉलिसी काम में ली? दे एक्सपेंडेड देयर एम्पायर थ्रू सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी alliances and doctrine of lapse, and doctrine of lapse। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, फिर आगे चैप्टर में जैसे पढ़ेंगे वैसे डिटेल में और बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। ये दोनों क्या है? देखो हमारे ऑल ओवर इंडिया में लगभग सभी स्टेट थी, वहां पर प्रिंसली स्टेट थी। कौन सी स्टेट थी? प्रिंसली। प्रिंसली स्टेट का मतलब ये हो गया कि वहां पे राजा का रूल था। किसका रूल था? राजा।
और जिस जगह पे राजा का रूल था उसका नाम रखा ब्रिटिशर ने प्रिंसली स्टेट। क्या नाम रखा? प्रिंसली स्टेट्स नाम इन्होंने इसका रखा। अब उन्होंने सब्सिडरी, अब उनको अपने पास में अपने हक में कैसे ले ब्रिटिशर, तो उन्होंने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस, उनके साथ में हाथ मिला लिया। क्या मिला लिया? हाथ। जैसे उनकी बेटी से या तो अपने बच्चे की शादी करवा देते या अपने लड़की की उनके लड़कों के साथ में शादी करवा देते। इस तरीके से उन्होंने अलायंस किया, समझौता किया और उनके साथ में मिल गए। अब एक बात बताओ कि भाई जैसे आपके पापा और मम्मी हैं, तो क्या हम ननियान वालों का साथ देते हैं? देते हैं। कि हम दादाजी और की साइड भी होते हैं? होते हैं। दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है ना, लड़ाई नहीं होती उनके बीच में। क्यों? उनको पता है अगर लड़ाई हुई तो गाठा दोनों साइड ही है। क्लियर? इस तरीके से उन्होंने अलायंस किया थी। और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ये एक पॉलिसी थी ब्रिटिशर की। पॉलिसी ये थी अगर किसी राजा के कोई बच्चा नहीं है तो वो दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकता और उसको अपना राज्य ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये एक गलत पॉलिसी थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स भी अपना धीरे धीरे सारा कंट्रोल है वो ऑल ओवर इंडिया पर करते गए और राजाओं का रूल है वो धीरे धीरे क्या होता गया? कम होता गया। तो ये था अपना इन बैटल्स के बारे में। बाकी की जो क्लास है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना?